यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज अपन जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो कक्षा 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ग्रामर का क्रिया। तो आप भी हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, कौन सा है चैप्टर? क्रिया, जिसको मैं कह सकता हूँ वर्ब। क्या कह सकता हूँ? वर्ब। वर्ब का मतलब होगा क्रिया। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, उछलना, नाचना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो आइए अध्ययन करते हैं क्रिया का शाब्दिक अर्थ। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। अब देखो करना क्या है? किसी कार्य को करना है। करना क्या है? किसी कार्य को करना है। अब देखो क्रिया क्या कहती है कि कोई भी आप कार्य करते हो तो उसमें क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे खेलोगे तो खेलना भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। मैं आपको एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, तो इसका यदि आपको पूछे शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ आपको करना है करना। एक संस्कृत, जैसे आपने एक शब्द है संस्कृत। संस्कृत में एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। संस्कृत में क्या होता है? धातु होता है। उस धातु के पीछे यदि अपन ना जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ना, तो वो बन जाती है क्रिया। जैसे देखो उदाहरण से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, उदाहरण से अपन स्पष्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा लिख, एक शब्द है लिख। अब जो ये लिख है वो तो है धातु। क्या है? धातु। और इसके पीछे मैंने लिख दिया ना। क्या शब्द जोड़ दिया? ना। और तो नया रूप बन गया लिखना। तो ये लिखना जो शब्द आया है वो बच्चों क्या हो गया? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। तो क्रिया के पीछे ज्यादातर शब्द आएगा ना। क्या आएगा? ना। जैसे मैं लिख देता हूँ उदाहरण, देखो खेल। खेल के पीछे मैंने लिख दिया ना, तो क्या हो जाएगा आपका? खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। जैसे मैंने लिख दिया हंस। क्या लिख दिया? हंस के पीछे मैंने ना लगा दिया, तो क्या बन गया? हंसना। क्या बन गया? हंसना। अब जैसे कोई भी शब्द है, मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया खा। खा धातु है और उसके पीछे मैंने ना लगाया, तो क्या हो गया? खाना। समझ में आ गई बात? तो ज्यादातर क्रियाओं के पीछे क्या लगेगा? ना का प्रयोग किया जाएगा। चाहे लिखना हो, खेलना हो, हंसना हो, दौड़ना हो, नाचना हो, उठना हो, बैठना हो, कुछ भी करना हो, सारी क्रियाओं के बिना दैनिक जीवन में कार्य नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए क्रियाओं का होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो आपको क्रिया याद रखना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। क्रिया संस्कृत में एक शब्द होता है धातु, और धातु ये धातु रूप है। ये कौन सा रूप है बच्चों? धातु रूप है। इन धातु रूप के पीछे यदि मैं ना जोड़ता हूं तो वो बन जाएगा क्रिया रूप। क्या बन जाएगा? क्रिया रूप। इस चीज को आप विशेष रूप से नोट करना। अब मैं यदि आपको पूछा जाए कि क्रिया की परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिया की परिभाषा क्या कहती है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिया की परिभाषा, तो आपको लिखना है जिस शब्द से, बहुत सिंपल परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का, देखो क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है। आपको अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करनी है। क्या कह रही है परिभाषा बच्चों? परिभाषा ये कह रही है, देखिए क्या परिभाषा कह रही है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। आपको परिभाषा अच्छे से याद भी करनी। अब नेक्स्ट देखिए,
कुछ मैं क्रिया की यहाँ क्या लिख रहा हूँ, विशेषता, क्रिया की विशेषता। आपको याद रखना है कि क्रिया क्या होती है, उसकी विशेषता भी कुछ होती है क्या। तो क्रिया की विशेषता नंबर 1 नोट करें, क्रिया के बिना कोई वाक्य, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, नंबर 1 इसका क्या कह रहे हैं, नंबर 1 में ये बता रहे हैं कि क्रिया के बिना कोई वाक्य है वो पूर्ण नहीं होता है। नंबर 2, जब किसी वाक्य में सेंटेंस में, वाक्य मतलब सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में यदि आपको पहचान करनी है कर्ता, कर्म या काल, कर्ता कर्म और काल, काल की पहचान भी क्रिया के बिना संभव नहीं है, नंबर 2 विशेषता आप अच्छे से याद रखना। यदि आपको किसी वाक्य को अपन को क्या करना है, पूर्ण करना है, तो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए नंबर 1 विशेषता आपको क्रिया होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक क्रिया नहीं होगी वो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। नंबर 2 क्या विशेषता बता रहा है कि जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की पहचान भी क्रिया के बिना संभव नहीं है। यदि आप वाक्य में बच्चों कर्ता, कर्म और काल पहचानना चाह रहे हो, यदि उस वाक्य में क्रिया नहीं है तो आप काल की भी पहचान नहीं कर सकते। इसलिए क्रिया का चाहे दैनिक जीवन हो चाहे वाक्य हो, उस क्रिया का महत्वपूर्ण क्या रहता है, योगदान रहता है। तो हमने कितनी बात की क्रिया के बारे में। सबसे पहला क्रिया का शाब्दिक अर्थ जाना, उसका मतलब होता है करना। परिभाषा क्या कहती है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। ध्यान रखना, क्रिया शब्द जो है वो एक धातु होता है संस्कृत का, उस धातु के पीछे ना लगाने से वो क्या बन जाता है, क्रिया रूप बन जाता है। मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई कि जिस शब्द के पीछे ना है, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जाना, दौड़ना, खाना, नहाना, ये सब क्रिया है और क्रियाओं के बिना दैनिक जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। फिर मैंने देखो सबसे पहले क्रिया की विशेषता बताई, और वो विशेषता क्या बताई, नंबर 1 विशेषता कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। नंबर 1 विशेषता कि यदि आप किसी वाक्य को पूर्ण करना चाहते हो तो क्रिया के बिना संभव नहीं है। दूसरी क्या है कि जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल, आप जानते हो कि कर्ता कौन है, कौन सा इसमें कर्म आया हुआ है और कौन से काल की बात हो रही है, ये तीनों की तीनों चीज़ें हम क्रिया के बिना इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये थी क्रिया की मुख्य विशेषता। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद के बारे में कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसको मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर। आप अच्छे से इसके अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, आप घर बैठे आराम से इसको अध्ययन कर सकते हो। तो देखिए अब अपन पढ़ेंगे क्रिया के भेद, यही नोट कर देता हूँ मैं, क्रिया के भेद। यदि आपको क्रिया के भेद पूछें, हालांकि भेद और प्रकार एक ही चीज़ है, फिर भी मैं इस सारणी के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार की एक सारणी बना लें, ताकि क्या है आप अच्छे से इसको आपको याद रह जाएगा ये चीज़ें। तो नंबर 1 मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जो क्रिया होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्म के आधार पर। देखो इसके भेद कर रहा हूँ कर्म के आधार पर। नंबर 1 मैंने किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। नंबर 1 आपको करना है कर्म के आधार पर। नंबर 2 आपको करना है संरचना, संरचना ऑब्लिक प्रयोग के आधार पर। संरचना कह सकते हो प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 संरचना ऑब्लिक प्रयोग के आधार पर। और नंबर 3 जो आपका रहेगा बच्चों वो काल के आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार
पर। देखो मैंने क्रिया को 3 प्रकार से बांटने का प्रयास किया। कितने प्रकार से? 3। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 संरचना ऑब्लिक प्रयोग के आधार पर, और नंबर 3 काल के आधार पर। अब देखो सबसे पहले कर्म के आधार पर हम इसको वापस इसके 2 भागों में इसको बांटेंगे, या ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। कर्म के आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 मैं इसको नोट कर रहा हूँ अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया। नंबर 2 मैं इसको नोट कर रहा हूँ सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स मतलब सहित, जिसमें कर्म सहित हो वो होगी सकर्मक क्रिया। यदि अब एग्जाम में आपको पूछें कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको नोट करना है 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब यदि मैं अकर्मक क्रिया को भी बांटना चाहूँ, यदि मैं इस अकर्मक क्रिया को भी बांटना चाहूँ, तो नंबर 1 मैं दे देता हूँ इसको पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया, याद रखना, पूर्ण अकर्मक क्रिया। हालांकि अपन को इतना गहराई में नहीं जाना, केवल अकर्मक और सकर्मक की पहचान करनी है। और नंबर दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा वो आएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इस चीज़ को आप विशेष रूप से नोट करें। मैंने बताया कर्म के आधार पर यदि आपको क्रिया के भेद पूछे तो आप 2 भेद नोट करना, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के फिर 2 भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी होगी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक क्रिया के यदि मैं पार्ट्स करूं तो नंबर 1 एक कर्मक क्रिया। कौन सी? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म मौजूद हो वो एक कर्मक क्रिया। नंबर दूसरी जो मैं नोट कर रहा हूँ द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब 2 कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म मौजूद हो वो क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गई बात? किसके आधार पर क्रिया के भेद की बात की? हमने कर्म के आधार पर बात की। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर नंबर 1 क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में 2 प्रकार, पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होगा? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर हमने किसकी बात की? कर्म के आधार पर दूसरा भेद लिया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में पहला कौन सा है? एक कर्मक क्रिया और नंबर दूसरा कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे संरचना प्रयोग के आधार पर। हालांकि इसके कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है संरचना और प्रयोग के आधार पर, फिर भी मैं एक एक करके यहाँ नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन इसमें लिख देते हैं संयुक्त क्रिया। कौन से लिख सकते हैं? संयुक्त क्रिया। याद रखना नंबर 1 संयुक्त क्रिया के बारे में अपन को अध्ययन करना है। नंबर 2 के बारे में अपन को अध्ययन करना है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया नंबर 2 अपन अध्ययन करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया का। नंबर 3 जो अपन अध्ययन करेंगे वो पूर्वकालिक क्रिया। याद रखना पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया नंबर 3 किसका अध्ययन करेंगे अपन? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 पे अपन अध्ययन करेंगे इसमें सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। और नंबर 5 अपन इसमें बात करेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। ध्यान रखना संरचना प्रयोग के आधार पर हम किसका इसमें कौन से भेद होंगे? संयुक्त क्रिया नंबर 1 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 2 अपनी रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। नंबर 3 अपना रहेगा पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। नंबर 4 रहेगा अपना सजातीय क्रिया के बारे में। और नंबर 5 अपना रहेगा कृदंत क्रिया के बारे में। तो देखो रचना और प्रयोग के आधार पर तो हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 5 प्रकार। और कर्म के आधार पर कितने पढ़ेंगे? 2 प्रकार, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे काल के आधार पर। तो काल के आधार पर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। कितने भागों में? 3। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया कौन सी क्रिया बच्चों? भूतकालिक क्रिया। नोट डाउन करें अच्छे से। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया नंबर 2 पे आप नोट करें वर्तमानकालिक क्रिया। जो वर्तमान को दर्शाती है वो वर्तमानकालिक क्रिया। और नंबर 3 भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक
क्रिया। ध्यान दें, विशेष भविष्यकालिक क्रिया। देखो हमने इसको अलग अलग आधार पर क्रिया को बांटने का, इसके भेदों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, जो मैंने आपके समक्ष एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसको आप अच्छे से नोट करें। सबसे पहला क्रिया का शाब्दिक अर्थ जाना हमने, उसके बाद में इसकी परिभाषा कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। फिर एक संस्कृत में धातु शब्द होता है, उस धातु के पीछे हम ना जोड़ने से क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। उसके बाद में हमने क्रिया के भेद, आपको भेद विशेष रूप से याद करना है। सबसे पहला आपको मैं नोट करवा रहा हूँ कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना और प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है वो किसके आधार पर हो जाएगा बच्चों, काल के आधार पर हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके, सबसे पहले जो कर्म के आधार पर, देखो इसका मतलब ये जो शब्द है आपको इसी से ही पहचान करनी। मैंने क्या लिखा, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर लिखा मैंने, कर्म के आधार पर। देखो कर्म के आधार, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें कर्म तो होता है, कर्म तो होगा, कर्म के आधार में आपको क्या समझना है, या तो कर्म होगा या कर्म नहीं होगा। बस ये दो चीज़ें याद रखनी। जिसमें कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है वो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर पहला हम भेद ले रहे हैं, कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार में भी पहला आपको याद रखना है अकर्मक क्रिया। तो नोट डाउन कर सकते हो आप, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, देखो अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, कर्म मतलब कर्म। अब जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वहाँ पर कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। देखो इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जिस वाक्य में, देखो परिभाषा लिखें, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव या बोध, क्रिया का प्रभाव या बोध कर्ता तक सीमित हो, कर्ता तक सीमित हो तथा इसमें कर्म नहीं पाया जाता, इसमें कर्म नहीं पाया जाता, इसमें कर्म नहीं पाया जाता है, इसमें कर्म नहीं पाया जाता है। देखो क्या लिखा हुई परिभाषा मैंने कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या मैं यहाँ लिख सकता हूँ फल, क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता तक सीमित हो। कहाँ तक सीमित हो, कर्ता तक, यानी उसमें कर्म नहीं होगा। देखो नाम से ही आपको पता है अ मतलब नहीं, कर्म। देखो अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें क्या है, कर्म नहीं है, और कर्म नहीं होने के कारण इसका नाम क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या नाम है, अकर्मक। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपको परिभाषा लिखनी है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता तक सीमित हो, क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता तक सीमित हो तथा इसमें कर्म नहीं पाया जाता, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, उसको क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया। अब देखो इसको उदाहरण भी एग्जाम में आते हैं, कोई वाक्य दे दिया और उसमें आपको पहचान पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो जो अपन एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए उदाहरण, पहले अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, राम नाचता है, राम नाचता है। अब आप ध्यान देना कि जो राम है वो तो करता है, आपको तीन चीज़ें पहचान करनी, नंबर एक कर्ता, नंबर दो क्रिया, कर्ता और क्रिया की क्या करनी है, पहचान करनी है। किसकी पहचान करती है, कर्ता और क्रिया। जैसे मैंने लिखा राम नाचता है, अब देखो नाचना शब्द है वो नाच धातु से बना है, नाच के साथ नाचना, तो राम नाचता है, तो ये नाचता क्या है, क्रिया, नाचता क्या है, क्रिया। अब आपको यदि एग्जाम में आ जाए और पता नहीं चले कि इसमें अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया है, तो मैं एक नियम लिखवा देता हूँ,
नियम, एक नियम है, आपको ध्यान रखना है। नियम क्या कहता है, देखिए, कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? एक तो प्रश्न पूछा जाता है क्या, याद रखना क्या, और दूसरा प्रश्न होगा आपका कौन। दो चीजें नोट करना, क्या और कौन। समझ में आ रही बात? क्या नोट करना है कि कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न किससे पूछा जाएगा? क्या और कौन से। यदि क्या से उत्तर आ रहा तो ठीक, क्या से नहीं आ रहा तो आपको प्रश्न पूछना है कौन से। किसे पूछना है? कौन से। तो देखो ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम नाचता है, अब आपको ध्यान देना इधर कि राम है वो तो क्या हो गया? कर्ता, और नाचता है वो क्या हो गया? क्रिया। तो मैंने कर्ता द्वारा, अब जैसे ये कर्ता द्वारा ये प्रश्न पूछेगा, किससे पूछेगा? क्रिया से। क्या प्रश्न पूछेगा? क्या से? राम क्या नाचता है, राम क्या नाच। अब क्रिया से प्रश्न पूछना है, ये तो हो गया कर्ता और ये है क्रिया, तो प्रश्न क्या जोड़ना बीच में? क्या। राम क्या नाचता है, कुछ उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो अब नियम क्या कहता है कि कर्ता द्वारा जब क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा, यदि उत्तर आता है तो सकर्मक क्रिया, यदि उत्तर नहीं आता है तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। देखो उत्तर आ रहा है यहाँ, राम क्या नाचता है, नहीं आया उत्तर तो कौन सा करो? राम कौन नाचता है, राम कौन नाचता है, इसका मतलब उत्तर नहीं आ रहा है। और उत्तर नहीं आने के कारण क्या हो रही है, समझ में आ रही भाई? या उत्तर नहीं आने के कारण अकर्मक क्रिया हो रही है। नंबर दूसरा उदाहरण लेकर अपन स्पष्ट करते हैं, और देखो दूसरा उदाहरण लेकर इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। नंबर 2 उदाहरण क्या कहता है, देखिए दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ लिखा, शिवांगी दौड़ रही है। जैसे क्या लिखा मैंने? शिवांगी दौड़ रही है, शिवांगी दौड़ रही है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, उदाहरण दिया हुआ आता है, आपको पता करना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। देखो मैंने क्या पूछा? कर्ता कौन? जो काम करता है, जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। तो यहाँ शिवांगी काम करने वाली है, इसलिए शिवांगी तो क्या हो गई? कर्ता। किसी काम को करने वाला होगा कर्ता। अब देखो नंबर 2, इसमें अपन को क्या ढूंढनी है? क्रिया। शिवांगी दौड़ रही है, तो देखो दौड़ना शब्द क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। समझ में आ रही बात? अब कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न पूछो, शिवांगी क्या दौड़ रही है, देखो ये कर्ता हो गया, इसके द्वारा प्रश्न पूछो क्या लगाकर, शिवांगी क्या दौड़ रही है, उत्तर आ रहा है नहीं। दूसरा जोड़ो, शिवांगी कौन दौड़ रही है, उत्तर आ रहा है नहीं। तो नहीं उत्तर आने के कारण यहाँ कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो गया आपकी अकर्मक क्रिया। देखो 2 चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। नंबर 3 उदाहरण है, प्रकाश हंस रहा है। जैसे मैंने लिख दिया प्रकाश हंस रहा है, प्रकाश हंस रहा है। अब देखो हंसना है वो क्रिया है, हंसना है वो क्या है? क्रिया है। प्रकाश है वो क्या है? कर्ता है। कर्ता द्वारा प्रश्न पूछो, प्रकाश क्या रहा है, प्रकाश क्या हंस रहा है, प्रकाश क्या हंस रहा, उत्तर नहीं आ रहा है। प्रकाश कौन हंस रहा है, प्रकाश कौन हंस रहा है, यहाँ भी उत्तर नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक। जैसे मैं लिख देता हूँ, ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है। देखो अब इसमें आपको क्या पता चलेगा? चलो दूसरा उदाहरण लेके स्पष्ट करते हैं। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है, मोर नाचता। देखो उसी में वो सेम का सेम है। मोर क्या नाचता है, मोर किसको नाचता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। और नहीं आने के कारण यहाँ कौन सी होगी बच्चों? आपके अकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण देखो, यदि मान लो कभी कभार ऐसा भी आ जाता है तो आपको क्या करना है? यदि इस प्रकार का कुछ आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए
नंबर 2 अपन नोट करें, जैसे मान लो एग्जाम में आ गया, उदाहरण नंबर मैं 5 लिख रहा हूं, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो प्रश्न करता क्या है, विद्यार्थी, करता क्या है, विद्यार्थी, तो मैंने ये लिख दिया करता। किसी काम को करने वाला क्या कहलाएगा, करता कहलाएगा। अब ध्यान देना, विद्यार्थी खेल रहे हैं, यदि मैं पूछूं विद्यार्थी क्या, देखो क्या तो आपको लगाना ही है, क्या या कौन दोनों लगाना। देखो विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, देखो प्रश्न क्या पूछना है कि विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, उत्तर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे वाक्य आए तो आप सीधे क्या करोगे, सकर्मक कर दोगे, लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ पर भी अकर्मक है। फिर आप समस्या में होंगे कि सर उत्तर तो आ रहा है, फिर ये सकर्मक क्यों नहीं होगी, क्योंकि ध्यान देना कि एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यदि कर्ता द्वारा जब क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा, उसके उत्तर जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर के साथ में आपको को जोड़ना। कैसे, देखो विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, यदि प्रश्न पूछा विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो उत्तर के साथ में आपको जो, देखो नोट करके लिखें, जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, समझने की बात है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसके साथ को लगाकर, देखो उसके साथ को लगाकर देखो, ये ध्यान देना, क्या लगाकर देखना है, को। जैसे मान लो मैंने क्या कि विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, उत्तर क्या आया, फुटबॉल, यदि फुटबॉल के साथ मुझे क्या लगाना है, फुटबॉल को खेल रहे हैं। देखो फुटबॉल को खेल रहे हैं, बाकी जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, फुटबॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल को नहीं खेला जाता, फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो इसकी जगह को लगाने से वाक्य सही जम नहीं रहा है। क्या जम, विद्यार्थी फुटबॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल को नहीं खेल रहे हैं, विद्यार्थी फुटबॉल से खेल रहे हैं। यदि ऐसा आता तो आपकी होगी सकर्मक क्रिया, और को जोड़ने से वाक्य से सेट नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया। अब मान लो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर यही आपको फंसाने का प्रयास करेगा। जैसे कर्म आपको आ रहा है, यदि उत्तर आ रहा है और उत्तर के साथ आप को लगाकर देखो, को से यदि वाक्य जम जाता है तो आपकी सकर्मक क्रिया, और को लगाने के बाद में वाक्य नहीं जमता है तो वहां पर आपकी कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, सकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे पहचान की जाएगी। आपको पहचान का तरीका याद रखना है, क्या और कौन से प्रश्न पूछना है, किससे प्रश्न पूछना है, क्या और कौन से। आप बहुत अच्छे से बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझ सकते हो। तो हमने क्रिया अकर्म, जो हमने क्रिया के कर्म के आधार पर हमने प्रकार पढ़ा। सबसे पहला अकर्मक पूरा किया, कल हम अकर्मक के आगे भेदों को लेंगे और उसके बाद में सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, ताकि आप बिल्कुल इसको आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।